हेलो डियर, आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री क्रैश कोर्स में यूनिट नंबर 10 जिसका नाम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हेलो एल्केन्स को डिस्कस करेंगे। तो हेलो एल्केन्स में सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, फिर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर रूल को डिस्कस करेंगे, फिर प्रेफरेंशियल सीरीज को डिस्कस करेंगे, फिर नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड को डिस्कस करेंगे, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स देखेंगे, इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स को डिस्कस करेंगे और सबसे लास्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो हमारा पहला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन है कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो हमारे क्लासिफिकेशन का जो पहला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। तो जो हमारा हेलो एल्केन्स है, तो अगर हेलो एल्केन्स में केवल और केवल एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो वो हमारा मोनो हेलो एल्केन कहलाएगा। अगर दो हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो वो हमारा डाई हेलो एल्केन कहलाएगा। अगर तीन हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो वो हमारा ट्राई हेलो एल्केन कहलाएगा। तो सबसे पहले हम मोनो हेलो एल्केन को देखेंगे। तो मोनो हेलो एल्केन फर्दर क्लासिफाई होता है प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन, सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन, टर्सरी मोनो हेलो एल्केन। तो जो हमारा प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन है वो क्या होता है कि जिस कार्बन से हेलोजन एटम कनेक्ट हो, अगर उससे एक एल्काइल ग्रुप कनेक्ट है उस कार्बन से तो वो हमारा प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन कहलाएगा। अगर जिस कार्बन से हेलोजन एटम कनेक्ट है, अगर उससे दो एल्काइल ग्रुप कनेक्ट है तो वो हमारा सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन कहलाएगा। अगर कार्बन जिससे हेलोजन एटम कनेक्ट है उससे तीन एल्काइल ग्रुप कनेक्ट है तो वो हमारा टर्सरी मोनो हेलो एल्केन कहलाएगा। डाई हेलो एल्केन मतलब दो हेलोजन एटम प्रेजेंट हो एक कंपाउंड में। अगर एक कंपाउंड में दो हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो वो हमारा डाई हेलो एल्केन कहलाएगा। अगर तीन हेलोजन एटम प्रेजेंट है एक कंपाउंड में तो वो हमारा ट्राई हेलो एल्केन कहलाएगा। इसी प्रकार हम हेलो एरीन को भी क्लासिफाई करते हैं। मोनो हेलो एरीन का मतलब है बेंजीन रिंग से डायरेक्ट एक हेलोजन एटम कनेक्ट हो। डाई हेलो एरीन का मतलब है कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट दो हेलोजन एटम कनेक्ट हो। ट्राई हेलो एरीन का मतलब है कि बेंजीन रिंग से तीन हेलोजन एटम जो है वो कनेक्ट हों। फिर हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन है कंपाउंड कंटेनिंग sp3 बॉन्ड। तो कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड है उसमें जो कार्बन प्रेजेंट है वो sp3 अगर हाइब्रिडाइज्ड है तो हम क्लासिफाई करते हैं। पहला टाइप है एल्काइल हैलाइड और जिसको कि हम हेलो एल्केन बोलते हैं। सेकेंड टाइप है एलाइलिक हैलाइड और थर्ड टाइप है हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। तो सबसे पहले हम एल्काइल हैलाइड को देखते हैं। तो जिस कार्बन से हेलोजन एटम प्रेजेंट है उससे एल्काइल ग्रुप अगर कनेक्ट है तो वो हमारा प्राइमरी हेलो एल्केन कहलाएगा। अगर दो एल्काइल ग्रुप कनेक्ट है तो वो हमारा सेकेंडरी हेलो एल्केन कहलाएगा। अगर तीन एल्काइल ग्रुप कनेक्ट है तो वो हमारा टर्सरी एल्काइल हैलाइड कहलाएगा। ठीक है। एलाइलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है भाई, इस कार्बन से हेलोजन एटम जो है वो कनेक्ट है और ये कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है। तो डबल बॉन्ड के जो दो कार्बन है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड के जो कार्बन है उसका नेक्स्ट कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उससे हेलोजन एटम कनेक्ट है तो वो हमारा एलाइलिक हैलाइड कहलाता है। डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है अगर उससे हेलोजन कनेक्ट है तो वो हमारा एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। फिर हमारा सी है बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजीन रिंग से जो कार्बन जुड़ा है अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अगर उस कार्बन से दो हाइड्रोजन कनेक्ट है तो वो हमारा बेंजाइलिक हैलाइड है। अगर उस कार्बन से एक एल्काइल ग्रुप कनेक्ट है तो वो हमारा 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड होगा। अगर उस कार्बन से दो एल्काइल ग्रुप कनेक्ट है तो वो हमारा 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड होगा। फिर इसके बाद हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन है कंपाउंड कंटेनिंग sp2 बॉन्ड। तो ये टू टाइप का होता है, बिनाइलिक एंड एराइल हैलाइड। तो बिनाइल हैलाइड का मतलब है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो दोनों कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और अगर इनसे डायरेक्ट हेलोजन एटम कनेक्ट है तो वो हमारा बिनाइल हैलाइड कहलाएगा। ये देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, डायरेक्ट हेलोजन एटम कनेक्ट है तो वो हमारा बिनाइल हैलाइड कहलाएगा। एराइल हैलाइड का मतलब है कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हेलोजन एटम कनेक्ट हो। बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हेलोजन एटम कनेक्ट है तो वो हमारा एराइल हैलाइड कहलाएगा। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया।
इसके बाद हम आईपीसी नोमेनक्लेचर रूल को डिस्कस करेंगे। तो आईपीसी नोमेनक्लेचर रूल होता है एसपीपीएम, इसका मतलब होता है सोलापुर का पप्पू मिर्ची। तो सोलापुर का पप्पू मिर्ची ये हमारे आईपीसी नोमेनक्लेचर का रूल है। इस एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से, इस पी का मतलब होता है प्रिंसिपल चेन से, इस पी का मतलब होता है प्राइमरी सफिक्स से, इस एम का मतलब होता है मेन फंक्शनल ग्रुप से। तो किसी भी कंपाउंड में, ये हमारा एक कंपाउंड है, तो किसी भी कंपाउंड में प्रिंसिपल चेन एक होती है, प्राइमरी सफिक्स मोस्टली एक होता है, 99% केस में एक ही प्राइमरी सफिक्स होगा, मेन फंक्शन ग्रुप हमेशा 1 होता है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो हमारे पास ये एक कंपाउंड है, तो इसका प्रिंसिपल चेन जो है वो ये 5 कार्बन की चेन है। जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है उसी को हम प्रिंसिपल चेन बोलते हैं, उसी को हम वर्ड रूट बोलते हैं। तो ये 5 कार्बन की जो है वो चेन होती है, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स जो है वो हमारा कहलाता है जो कार्बन चेन है उसमें बॉन्ड कैसा है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा, अगर कहीं एक डबल बॉन्ड मिल जाए तो इन होगा, अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आपको मिल जाता है तो आइन होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी सफिक्स हो गया। अब मेन फंक्शन ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट को हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो ये हम डिसाइड करते हैं प्रायोरिटी टेबल से। तो प्रायोरिटी टेबल को हम सीनियरिटी सीरीज बोलते हैं, इसी को हम प्रेफरेंशियल सीरीज बोलते हैं। तो प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, फंक्शन ग्रुप COH ग्रुप है, प्रीफिक्स नेम इसका कार्बोक्सी होता है, सफिक्स नेम ओइक एसिड होता है। सेकेंड प्रायोरिटी अल्डिहाइड को मिलती है, प्रीफिक्स नेम अल्डो फॉर्मल बोलते हैं, सफिक्स नेम अल होता है। थर्ड प्रायोरिटी कीटोन को मिलती है, प्रीफिक्स नेम ऑक्सो कीटो है, सफिक्स नेम ओन है। फिर एल्कोहल को प्रायोरिटी मिलेगी, प्रीफिक्स नेम हाइड्रोक्सी, सफिक्स नेम ऑल है। फिर अमाइन को प्रायोरिटी मिलती है, प्रीफिक्स नेम अमीनो है, सफिक्स नेम अमाइन है। फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती है, इनके सफिक्स नेम इन और आइन है। ये जो हेलो ग्रुप होते हैं हमारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, तो ये कभी भी आपके मेन ग्रुप नहीं बन सकते। ईथर ग्रुप भी हमारा मेन फंक्शन ग्रुप नहीं बन सकता, एल्काइल ग्रुप भी हमारा कभी भी मेन फंक्शन ग्रुप नहीं बन सकता। तो ये हमारे साथ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ही कहलाते हैं। तो F जो है वो फ्लोरो कहलाएगा, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I आयोडो कहलाएगा। ऑक्सीजन, ठीक है, ये ईथर ग्रुप है, ये एल्कोक्सी कहलाता है, ये मिथाइल कहलाएगा, ये हमारा इथाइल ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। तो बस प्रायोरिटी टेबल से हम मेन फंक्शन ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखो जरा, ये हमारे 5 कार्बन की चेन है, तो ये तो प्रिंसिपल चेन हो गई। प्राइमरी सफिक्स जो है वो एन होगा, ठीक है, क्योंकि सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं। अब इसमें मेन फंक्शन ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को पहचानना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई थी, तो ये हमारा मेन फंक्शन ग्रुप बन जाएगा। तो ये NH2, ये Br, ये Cl और ये मिथाइल ग्रुप, ये क्या हो जाएंगे, हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहलाएंगे। तो ये तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है वो बन जाएंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है वो कहलाएंगे, ठीक है। और ये जो है वो हमारा मेन फंक्शन ग्रुप कहलाएगा, राइट। तो ऑर्डर जो है वो हमें SPPM जो है फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट अगर एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं हम, और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हमेशा प्रीफिक्स नेम ही लिखा जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल चेन, ये 5 कार्बन की चेन है तो पेंट होगी, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स एन होगा, और मेन फंक्शन ग्रुप जो है ये हमेशा सफिक्स नेम लिखा जाता है। तो COH ग्रुप, इसको हम ओइक एसिड बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लिखेंगे। तो NH2 अमीनो कहलाएगा, Br ब्रोमो, Cl क्लोरो, CH3 को हम मिथाइल बोलते हैं। तो सबसे पहले अमीनो लिखा जाएगा। तो सेकेंड नंबर पे अमीनो है तो लिखा गया 2 अमीनो, सेकेंड नंबर पे ब्रोमो है तो लिखा जाएगा 2 ब्रोमो, फिर 3 क्लोरो लिखा जाएगा, फिर 4 मिथाइल लिखा जाएगा। तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट हमने लिख लिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स नेम लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाता है। प्रिंसिपल चेन 5 कार्बन की चेन है तो लिखा जाएगा पेंट, तो हमने लिखा पेंट। फिर हमारा प्राइमरी सफिक्स जो है, चूंकि चेन के सभी कार्बन जो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं तो आएगा एन, तो हमने लिखा एन, ठीक है। तो एन, और मेन फंक्शन ग्रुप जो है ओइक एसिड, तो सफिक्स नेम ओइक एसिड लिखा जाएगा। तो अगर मेन फंक्शन ग्रुप जो है, याद रखना कि अगर मेन फंक्शन ग्रुप हमारा जो है वो स्टार्ट होता है AEIOU से, तो फिर जो हमारा प्राइमरी सफिक्स है
उसका ई जो है वो हमें इरेज करना होता है, इसलिए हमने एन ई इरेज करके लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये हमारा ओइक एसिड ओ से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद कॉमन नेम में हम कुछ प्रीफिक्स यूज करते हैं, जैसे कि नॉर्मल, आइसो, नियो। तो नॉर्मल, आइसो, नियो ये हमारे 1 डिग्री एल्काइल के लिए हम यूज करते हैं। तो जब हमारा एल्काइल ग्रुप स्ट्रेट चेन का है तो नॉर्मल यूज करेंगे। जब हमारा 1 डिग्री एल्काइल जो है वो सेकेंड लास्ट कार्बन चेन पे एक मिथाइल ग्रुप कनेक्ट है तो आइसो यूज करते हैं। और नियो यूज हम तब करते हैं जब हमारा 1 डिग्री एल्काइल जो है उसके सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हों तो हम नियो प्रीफिक्स यूज करते हैं। फिर इसके बाद हमें प्रीफिक्स सेकेंडरी एंड टर्सरी यूज करना है। तो सेकेंडरी हम प्रीफिक्स यूज करते हैं जब हमारा एल्काइल ग्रुप जो है वो कैसा हो, 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप हो। तो ये 2 डिग्री कार्बन है, यहां से ये हाइड्रोजन हटा दो तो 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप जो है वो हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो हटा देते हैं। और टर्सरी हम कब यूज करते हैं? टर्सरी हम यूज करते हैं जब हमारा 3 डिग्री हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो एल्काइल ग्रुप बनेगा 3 डिग्री। तो ये देखो हमारा ये 3 डिग्री कार्बन है, से ये हाइड्रोजन हटा दो तो हमारा 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप बन गया। तो वहां पे हम प्रीफिक्स यूज करते हैं टर्सरी। तो बस अब हम कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। तो आईयूपीसी नेमिंग ही आपसे पूछी जाती है, कॉमन नेम आपसे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आईयूपीसी नेम जरूर आप अच्छे से कर लेना। तो हमारा ये पहला कंपाउंड है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना, तो कार्बन चेन हमारी ये है। नंबरिंग करोगे तो ये 1, ये 2 और ये 3। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, तो ये हमारा आईयूपीसी नेम हो गया। अब इसको हम नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड बोलेंगे, ये हमारा कॉमन नेम हो जाएगा। नॉर्मल क्यों बोला? क्योंकि स्ट्रेट चेन है। फिर सेकेंड कंपाउंड हमारा ये है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी यही है, तो नंबरिंग कर देते हैं 1, 2, 3। ठीक है, तो ये जो हमारा सेकेंड पे क्लोरीन कनेक्ट है तो 2 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। राइट, और इसको हम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बोलते हैं, ये हमारा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आइसो प्रीफिक्स इसके लिए यूज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमारा 2 डिग्री यहां से हाइड्रोजन हटा। राइट, तो ये आप एक्सेप्शनल केस मान सकते हो। राइट, फिर थर्ड है हमारा ये, अब सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप कनेक्ट है तो निश्चित बात है आइसो आएगा प्रीफिक्स। तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, तो ये हमारा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड कॉमन नेम हो गया। आईयूपीसी नेम क्या हो जाएगा हमारा? यहां से आप करोगे 1, 2, 3। ठीक है, तो 1 नंबर पे क्लोरो कनेक्ट है, 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप कनेक्ट है, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये देखो सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप कनेक्ट है तो नियो प्रीफिक्स हम यूज करेंगे। तो कितने 5 कार्बन है टोटल, तो नियो पेंटाइल क्लोराइड हो जाएगा। राइट, और इसको हम 1 क्लोरो 2, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन बोलेंगे क्योंकि हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो जाएगी। 1, 2, 3 3 कार्बन की चेन हो जाएगी। ठीक है, फिर इसी प्रकार जो है हमारा ये आएगा, ये हमारा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है और इसको हम 2 ब्रोमो प्रोपेन बोलेंगे। ये हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। ठीक है, क्योंकि हमारा 2 डिग्री हाइड्रोजन हटा और एक क्लोरीन लगा तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। ये 2 क्लोरोब्यूटेन हो गया। फिर ये देखो हमारा ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटाया हमने और ब्रोमीन लगा दिया तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया, जिसको हम 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन बोलेंगे। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी ये हो जाएगी। फिर ये हमारा बेनाइल क्लोराइड है, ये क्लोरो इथेन। फिर इसको हम बोलेंगे एल ब्रोमाइड। ठीक है, और ये हमारा 3 ब्रोमो प्रोपेन है। फिर ये हमारा मिथाइलिन क्लोराइड डाइक्लोरोमीथेन आईयूपीसी नेम है। ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 है ना, और ये ट्राइक्लोरोमीथेन। CCl4 ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये टेट्राक्लोरोमीथेन हो गया। ये हमारा नॉर्मल प्रोपाइल फ्लोराइड, ये 1 फ्लोरोप्रोपेन। ये हमारा ब्रोमोफॉर्म है, ये हमारा ट्राइब्रोमोमीथेन हो गया। फिर हमें ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, इसका आईयूपीसी नेमिंग करनी है। तो देखो जरा, ये तो हमारा मिथाइल हो गया, फिर यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा। ठीक है, तो देखो जरा, ये हमारा यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। तो सबसे पहले हम ये मिथाइल लिखेंगे, फिर हम ये कार्बन लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ये कार्बन लिखेंगे, दोनों के बीच डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड लगा देंगे। फिर इस कार्बन से ये मिथाइल ग्रुप कनेक्ट है और यहाँ पे
ब्रोमो कनेक्ट है, और ये हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे था तो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे तो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया। तो बस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करो, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी ये हो गई, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 कार्बन है। ये ब्रोमो हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में चला गया, तो 4 नंबर पे ब्रोमो है तो लिखा जाएगा 4 ब्रोमो। 5 कार्बन की चेन है तो लिखा जाएगा पेंट। सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड है तो लिखा जाएगा 2 इन। इसी प्रकार इसको देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, राइट। तो हमको करना क्या है कि हमको ये कार्बन जो है वो ऐसे लगा देना है, राइट। तो ये 2 3, तो 1 2 3 कार्बन, और ये चौथा कार्बन ये है मिथाइल ग्रुप। ठीक है, और ये ब्रोमो यहाँ पे, ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे कनेक्ट है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट थे, कर दिया। ये मिथाइल ग्रुप कनेक्ट था तो इस पे कर दिया। तो ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। ठीक है, तो ये 3rd नंबर पे ब्रोमो है, 2 नंबर पे मिथाइल है, तो लिखा जाएगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। ये दोनों हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं। ठीक है, और 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन आ गया। फिर अगर आईयूपीएसी नेमिंग दी हो तो हमें कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनाएंगे, तो बड़ा सिंपल तरीका है। जैसे ये है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंट एन, तो सबसे पहले आप वर्ड रूट पहचानो। तो पेंट एन मतलब, पेंट मतलब 5 कार्बन है यहाँ पे। ठीक है, और एन मतलब 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है। तो आप ऐसा कर लो, ऐसे बना सकते हो 1 2 3 4 5 कार्बन बना दिए और 5 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया। तो पेंट एन मतलब 5 कार्बन है और सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच है। फिर नंबरिंग कर दो, तो नंबरिंग कर देते हैं हम, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। फिर वो कहता है कि 2 नंबर पे क्लोरो है तो 2 नंबर पे क्लोरो कर दो, 3 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है तो 3 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा दो। अब बस बाकी बैलेंसी को हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दो। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो बस ऐसे हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है, राइट। तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर बनाना, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। तो प्रोप मतलब 3 कार्बन है तो 1 2 3 कार्बन है, लगा दिया। 1 इन मतलब 1 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा दो। तो ये हमने 1 2 3 ऐसे काउंट किया तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा दिया। 2 पे मिथाइल है तो 2 पे मिथाइल लगा दिया, और 3 पे ब्रोमो है तो 3 पे ब्रोमो लगा दिया। बस कार्बन की बैलेंसी को हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे इसको भी करेंगे अपन। फिर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का फ्लो चार्ट देखेंगे, और इस फ्लो चार्ट की हेल्प से हम एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन को आसानी से समझेंगे और एल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज को भी आसानी से समझ पाएंगे। तो देखो, 11th क्लास में आपने एल्केन, एल्किन, एल्काइन पढ़ा। 12th क्लास में आप पढ़ोगे एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के ये हमारे डेरिवेटिव्स हो गए। इतना पोर्शन हमें 12th में पढ़ना है और ये हम 11th में पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का फ्लो चार्ट हो गया। मतलब जो हमारे हाइड्रोकार्बन है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, उससे हम एल्काइल हैलाइड पे जाते हैं। एल्काइल हैलाइड से हम आसानी से अल्कोहल पे चले जाएंगे। अल्कोहल से हम एल्डिहाइड एंड कीटोन को आसानी से समझेंगे। एल्डिहाइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड जाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड से उसके डेरिवेटिव्स को समझेंगे। तो अब हम एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन मेथड को डिस्कस करेंगे। तो देखो जरा, एल्काइल हैलाइड को हम प्रिपेयर इजीली कर सकते हैं जो उसके सराउंडिंग में आता है कंपाउंड। तो उसके सराउंडिंग में एल्केन है, एल्किन है, एल्काइन है, एल्कोहल है। तो ये कंपाउंड जो है, इन कंपाउंड की हेल्प से हम एल्काइल हैलाइड को आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बस अब हम हेलो एल्केन की प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। तो एल्केन से हम हेलो एल्केन बनाते हैं। तो एल्केन का हम क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन करते हैं। ठीक है, तो एल्केन का आपने क्लोरीनेशन किया सनलाइट में, तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट जो है वो बनते हैं। यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड बनेगा, यहाँ पे मिथाइलिन क्लोराइड बनेगा, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म बनेगा, यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा। तो ये मिक्सचर बनता है। ठीक है, जैसे हमारा ये प्रोपेन है, क्लोरीनेशन करोगे तो ये हमारा 1 डिग्री कार्बन है, ये हमारा 2 डिग्री कार्बन है। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये हमारा 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये हमारा 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। तो यहाँ पे हेलो एल्केन का क्या हो रहा है, मिक्सचर जो है वो बन रहा है।
और इन मिक्सचर को सेपरेट करना कैसा होता है, टिपिकल होता है। तो एल्केन का क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन तो हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, ये यहाँ पे ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे। 1 डिग्री हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से हमारा 1 ब्रोमोब्यूटेन बनेगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से 2 ब्रोमोब्यूटेन बनेगा, तो 2 प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे बनेंगे। फ्लोरिनेशन एंड आयोडिनेशन जो है वो कठिन होता है। फ्लोरिनेशन एक्सप्लोसिव होता है और आयोडिनेशन जो है वो रिवर्सेबल होता है, ठीक है। तो एल्केन का क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन तो आसानी से हो जाता है सनलाइट में, लेकिन फ्लोरिनेशन एक्सप्लोसिव होता है और आयोडिनेशन हम करते हैं तो ये रिवर्सेबल रिएक्शन होती है। इसलिए एल्काइल फ्लोराइड एंड एल्काइल आयोडाइड बनाने की हमारे पास स्पेशल मेथड है, ठीक है। तो एल्केन की डायरेक्ट फ्लोरीन से रिएक्शन तो हम नहीं करा सकते क्योंकि रिएक्शन एक्सप्लोसिव है। आयोडीन की डायरेक्ट रिएक्शन कराओगे तो ये रिएक्शन कैसी, रिवर्सिबल है। आप या तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो जो कि HI को क्या कर दे, आयोडीन में कन्वर्ट कर दे, तो यहाँ पे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो आपका HiO3 या फिर HNO3 लेते हैं। तो ये HiO3 जो है वो HI को कन्वर्ट कर देता है आयोडीन एंड वाटर में, HNO3 HI को कन्वर्ट कर देता है वाटर NO2 एंड आयोडीन में। तो HI जो है वो आयोडीन में कन्वर्ट हो गया ना, फिर ये रिएक्शन जो है वो अब रिएक्शन कैसी हो जाएगी हमारी, रिवर्सिबल नहीं होगी। तो हमको ये पता चल गया कि फ्लोरिनेशन एंड आयोडिनेशन जो है वो आसानी से नहीं होता। तो फ्लोरिनेशन के लिए हमारे पास स्पेशल मेथड है जिसको हम स्वार्ट मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा क्लोरो एल्केन है, ब्रोमो एल्केन है, आयोडो एल्केन है, ठीक है, उसकी रिएक्शन हम फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट, आप सिल्वर फ्लोराइड ले लो, चाहे आप मर्क्यूरस फ्लोराइड ले लो, या आर्सेनिक फ्लोराइड, या एंटीमनी फ्लोराइड, या कोबाल्ट फ्लोराइड, ठीक है, इनसे हम जो है वो रिएक्शन कराते हैं। तो क्या होता है, फ्लोरीन जो है हेलोजन को रिप्लेस कर देता है, तो RX जो है AgF से रिएक्शन करेगा तो RF बनेगा, AgX बनेगा। तो ये हमारा फ्लोरिनेशन हो गया। तो देखो यहाँ पे हमने मिथाइल ब्रोमाइड लिया, सिल्वर फ्लोराइड की रिएक्शन कराओगे तो मिथाइल फ्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा। यहाँ पे हमने इथाइल आयोडाइड लिया, Hg2F2 की रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे इथाइल फ्लोराइड बनेगा और Hg2I2 बनेगा, राइट। तो ये तो हमारा फ्लोरिनेशन हो गया, इसको हम स्वार्ट मेथड बोलते हैं। और आयोडिनेशन के लिए स्पेशल मेथड को हम फिंगलस्टाइन रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन में होता क्या है, वही आपका हेलो एल्केन लेना है आपको, ठीक है, सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करानी है ड्राई एसीटोन में, तो क्या होगा, RI बनेगा, ठीक है, एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा और NaX बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने मिथाइल क्लोराइड लिया, सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन कराओगे ड्राई एसीटोन में तो CH3I मिथाइल आयोडाइड बना और सोडियम क्लोराइड बना। सोडियम क्लोराइड जो है वो एसीटोन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट देगा, राइट। ये हमारा इथाइल ब्रोमाइड है, NaI से रिएक्शन कराओगे ड्राई एसीटोन में तो ये इथाइल आयोडाइड बनेगा, सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। तो सोडियम ब्रोमाइड यहाँ पे क्या होगा, एसीटोन के साथ प्रेसिपिटेट देगा। तो ये हमारी फिंगलस्टाइन रिएक्शन हो गई। फिर इसके बाद हम एल्कीन से भी बना सकते हैं। तो अगर हमने ब्रोमिनेशन कराया, ठीक है, तो ब्रोमीन जो है वो क्या होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रोमीन आप चाहे CCl4 सॉल्वेंट में लो या वाटर सॉल्वेंट में लो, ठीक है, एडिशन होके क्या देता है, हमारा डाई हेलो एल्केन देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बनेगा 1,2-डाइब्रोमो इथेन बनेगा। तो ये जो हमारा ब्रोमिनेशन है ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड की टेस्टिंग में ये यूज किया जाता है। ब्रोमीन CCl4 में डिजोल्व होकर ऑरेंज कलर देता है, ब्रोमीन को अगर आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो भी ऑरेंज कलर देगा। जब आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड की रिएक्शन कराओगे तो क्या होता है, ब्रोमीन का एडिशन हो जाता है, तो ब्रोमीन जो है वो डीकलराइज हो जाता है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, ठीक है, ब्रोमीन सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, वो डीकलराइज हो जाता है। तो हमको पता चल जाता है कि हमारा कंपाउंड कैसा है, अनसैचुरेटेड है। फिर जो हमारा एल्कीन है, हेलोजन एसिड की रिएक्शन करा दो, ठीक है, HCl HBr HI ये हमारे हेलोजन एसिड है। HF का रिएक्शन जो है आप नहीं करा सकते, क्यों, क्योंकि HF की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो वो एडिशन रिएक्शन नहीं दे पाएगा, राइट। तो ये हमारे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिखी हुई है।
तो एडिशन HI का सबसे आसान हो जाएगा, फिर HBr का होगा, फिर HCl का होगा। HF का एडिशन नहीं होता, ठीक है। तो ये तो हमारा सिमेट्रिक एल्कीन है, तो यहाँ पे H चाहे आप इस कार्बन पे लगा दो चाहे इस कार्बन पे लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो 1 क्लोरोप्रोपेन ही बनेगा। अगर हमारा अनसिमेट्रिक एल्कीन है तो फिर HCl, HBr, HI का एडिशन जो है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो नेगेटिव पार्ट जो है वो उस कार्बन पे जुड़ता है जहाँ पे कम हाइड्रोजन हो, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट जो Cl पार्ट है वो इस कार्बन पे जुड़ेगा। तो ये हमारा मार्कोनिकॉफ एडिशन कहलाएगा, ठीक है। तो 2 क्लोरोप्रोपेन जो है वो बनेगा, तो ये तो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है। और यहाँ पे 1 क्लोरोप्रोपेन भी बनेगा, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। बनेगा दोनों, लेकिन ये मेजर बनेगा, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन कहलाती है। फिर एलिलिक हैलोजनेशन, तो जो हमारा डबल बॉन्ड होता है उसका नेक्स्ट कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, तो वो हमारा एलिलिक कार्बन कहलाता है। तो अगर आप हैलोजनेशन करते हो हीटिंग पे तो क्या होता है, एलिलिक हाइड्रोजन निकल के वहां पे हैलोजन अटैच हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन था तो यहाँ पे Cl आ जाएगा और ये HCl बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एलिलिक हैलोजनेशन हो गया। एल्काइन से भी आप कर सकते हो एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन। तो एल्काइन को सबसे पहले हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एल्कीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लिंडलार कैटालिस्ट जो है, ठीक है, तो लिंडलार कैटालिस्ट के द्वारा हम जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है उसको हम डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इथाइन जो है वो एथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो हमारा एथीन है इस पे HCl, HBr, HI का एडिशन करा दो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, तो हमारे ये कंपाउंड जो है वो बन जाएंगे। तो जो हमारा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से हमने एल्काइल हैलाइड बनाया। अब आप देख रहे हो कि सभी जगह जो है वो कंपाउंड का क्या बन रहा है, मिक्सचर बन रहा है, और मिक्सचर को सेपरेट करना मुश्किल हो रहा है। देखो यहाँ पे मिक्सचर बन रहा है, ठीक है। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से आपने एल्काइल हैलाइड बनाया, तो वहां पे जनरली कंपाउंड का क्या बन रहा है, मिक्सचर बन रहा है, और उस मिक्सचर में कंपाउंड को सेपरेट करना मुश्किल है। तो हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का यूज करके एल्काइल हैलाइड नहीं बनाते, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो कैसे हो जाएगी, वो एक्सपेंसिव हो जाएगी, महंगी पड़ेगी आपको। तो सबसे बेस्ट प्रोसेस है एल्कोहल से, ठीक है। एल्कोहल का यूज करके आप एल्काइल हैलाइड बना लो। तो एल्कोहल का आप यूज करोगे तो कॉन्सनट्रेटेड HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को लेके आप एल्काइल हैलाइड बना सकते हो, ठीक है। SOCl2 का यूज करके आप एल्काइल हैलाइड बना सकते हो। PX3 का यूज करके एल्काइल हैलाइड बना सकते हो। PCl5 का यूज करके बना सकते हो। रेड फॉस्फोरस X2 का यूज करके एल्काइल हैलाइड बना सकते हो। तो हमने कॉन्सनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का यूज करना है। तो ये कॉन्सनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ये हमारा लुकास रिएजेंट कहलाता है। तो एल्कोहल की रिएक्शन लुकास रिएजेंट से हम कराते हैं, तो एल्काइल क्लोराइड बनेगा और वाटर निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने इथेनॉल लिया, HCl की रिएक्शन कराई, ठीक है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो ये हमारा लुकास रिएजेंट कहलाता है। तो हमारा इथाइल क्लोराइड जो है बनेगा और वाटर बनेगा। तो HCl से एल्कोहल की रिएक्शन तो आसान है, ठीक है, और इस रिएक्शन को हम ग्रुप रिएक्शन बोलते हैं। फिर जो हमारा SOCl2 है, थायोनाइल क्लोराइड, इसके एल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो RCl, SO2 और HCl बनता है। अब यार ये रिएक्शन कैसे हुई, हमको कैसे पता चलेगा। HCl की रिएक्शन तो आसान है कि भाई HOH वाटर निकला और Cl जो है इस R से कनेक्ट हो गया, सिंपल है। तो ये रिएक्शन जो है वो हमारी डॉर्जन रिएक्शन कहलाती है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लो कैसे होता है। जो हमारा SOCl2 है, थायोनाइल क्लोराइड है, उसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो SO2 और HCl बनेगा, ठीक है। तो HCl और SO2 जो है वो बन रहा है। अब ROH की रिएक्शन HCl से करानी है, ठीक है। तो RCl बना और क्या बनेगा, H2 बनेगा। अब चूंकि यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल यूज हुआ तो एक वाटर मॉलिक्यूल ही यहाँ पे बनना चाहिए। आप चाहते तो 2 एल्कोहल लेके 2 HCl से रिएक्शन करा देते तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बनता। तो हमने ये वाटर मॉलिक्यूल अपने आप से लिया है, तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल ही बनेगा, इसलिए हमने यहाँ पे एक HCl की रिएक्शन कराई।
तो ये वाटर से ये वाटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। एक HCl से आपका एक HCl कैंसिल हो जाएगा। आप रिमेनिंग पार्ट लिख लो, SOCl2 ये है, ROH ये है, ठीक है, ये तो कैंसिल हो चुके थे। अब एरो लगाया अपन ने, SO2 बना, फिर RCl बना और एक HCl बचेगा बस। तो ये हमारा ऐसे रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। PCl3 की रिएक्शन कराओगे तो PCl3 की अल्कोहल से रिएक्शन ये होती है। अब यार ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो इसको भी देखो तोड़ लेते हैं। PCl3 की वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो H3PO3 बनेगा और 3HCl बनेगा। अब HCl के अल्कोहल से रिएक्शन तो आसान है। अब चूंकि यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल यूज हुए तो 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ बनने चाहिए, ठीक है। तो 3HCl से रिएक्शन कराओगे 3 अल्कोहल की तो 3RCl और 3H2 बनेगा। तो 3H2 से 3H2 कैंसिल, क्योंकि हमने जो लिया है वो हमें यहाँ पे बनाएंगे तो कट जाएगा। 3HCl से 3HCl कट गया तो PCl3 ये है, 3ROH ये है, H3PO3 ये बना, 3RCl ये बन गया। फिर PCl5 की रिएक्शन कराओगे तो PCl5 की अल्कोहल से रिएक्शन होगी तो ये बनेगा। अब ये प्रोडक्ट कैसे आया, तो देखो PCl5 को वाटर में डालो तो POCl3 बनता है और 2HCl बनेगा। अब वाटर हमने एक लिया है तो एक HCl हम यूज करेंगे तो C2H5Cl और वाटर बनेगा, ठीक है। तो H2O से H2O काट दिया, HCl से HCl काट दिया तो यहाँ पे एक HCl बच जाएगा। तो PCl5 C2H5OH तो POCl3 बना, C2H5Cl बना और HCl बना, ठीक है ना। तो ये HCl जो है इसको भैया इसके पास ले आओ, ठीक है, HCl बन गया। फिर इसके बाद जो है वो हमारी रेड फॉस्फोरस X2 से, अब यहाँ पे हेलोजन आपका ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है, ठीक है। तो Pi3PBr3 से रिएक्शन हो जाएगी तो वो रिएक्शन सेम ऐसे होगी, फॉस्फोरस 3/2Br2 PBr3 बना। PBr3 को वाटर में डिजोल्व कराओगे तो HBr और POH3 बनेगा, ठीक है। इसको आप H3PO3 भी लिख सकते हो, POH3 को H3PO3 लिख सकते हो, ठीक है। H3 है, P 1 है और O भी 3 है, लिख सकते हो। तो ये रिएक्शन भी वैसी होगी, है ना। फिर 5th नंबर की रिएक्शन है बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन। तो इसमें हमें सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन ब्रोमीन से करानी है। तो इसका मतलब है कि हमने एल्केन एल्किन एल्काइन और एल्कोहल से तो हम एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। अब जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो थोड़ा सा दूर है लेकिन वो भी आपका एल्काइल हैलाइड जो है वो बना देता है। तो उसका हमें सिल्वर सॉल्ट लेना है, ब्रोमीन से रिएक्शन करा दूं तो क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा, CO2 निकलेगा और RBr जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो आपका ब्रोमोबेंजीन भी आपका ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। तो हमको सिल्वर बेंजोएट लेना है, ब्रोमीन की रिएक्शन करानी है तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, CO2 और HBr बन जाएगा। तो इसको हम बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट जो है उसके थ्रू भी हम एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। तो ये हमारी प्रिपरेशन मेथड हो गई। अगर हम सबसे अच्छी प्रिपरेशन मेथड की बात करें तो ये जो हमारी डार्जन रिएक्शन है, एल्कोहल की थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं पायरिडिन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो SO2 और HCl बना है तो ये दोनों कैसे हैं, गैस हैं, तो ये निकल जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो RCl जो है वो आपको बिल्कुल प्योर स्टेट में मिलेगा। तो सबसे अच्छी मेथड है डार्जन रिएक्शन। फिर हम हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज है फिजिकल स्टेट। तो जो लोअर एल्काइल हैलाइड होते हैं वो गैसेस होते हैं, जबकि हायर एल्काइल हैलाइड जो है वो लिक्विड एंड सॉलिड्स होते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में इनसॉल्युबल होता है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। फिर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मोलर मास पे। मोलर मास ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो हायर एल्काइल हैलाइड के मोलर मास ज़्यादा होंगे, मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अगर मोलर मास सेम है, मॉलिक्यूलर मास सेम है, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करेगा अट्रैक्शन फोर्स पे, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो देखो ज़रा यहाँ पे ये जो कंपाउंड है इनके मोलर मास सबसे ज़्यादा CH3I का होगा, फिर CH3Br का होगा, फिर ये। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमारा ये हो जाएगा। ये जो हमारे कंपाउंड है इनके मोलर मास कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है। मोलर मास इक्वल हैं तो फिर
बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल के बीच उतना ही ज़्यादा लगेगा, जिस कारण बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। तो नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, तो सरफेस एरिया नॉर्मल पेंटेन का ज़्यादा, मतलब यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो नॉर्मल पेंटेन के दो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर आइसोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे कम, नियोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट होगा। फिर अगर सिस और ट्रांस आइसोमर्स हैं तब, तो सिस आइसोमर ये हमारा पोलर नेचर का होता है, जबकि ट्रांस आइसोमर हमारा नॉन पोलर नेचर का होता है। तो पोलैरिटी ज़्यादा मतलब कि दो मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो सिस फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ट्रांसफॉर्म से। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट जो है, अगर मोलर मास कैसे हैं, सेम है, तो फिर कंपाउंड की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। ज्योमेट्री जितनी सिमेट्रिक होगी मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो जो हमारा पैराक्लोरोबेंजीन है, मेटाक्लोरोबेंजीन है और ऑर्थोक्लोरोबेंजीन है, ठीक है, तो पैरा फॉर्म जो है वो ज़्यादा सिमेट्रिक होता है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा। फिर मेटाफॉर्म का होगा, फिर ऑर्थोफॉर्म का होगा। फिर अगर हमारा सिस एंड ट्रांसफॉर्म है, तो ट्रांसफॉर्म चूंकि यहाँ पे ये नॉन पोलर नेचर का होता है, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा, तो मतलब मॉलिक्यूल कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, तो ट्रांसफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट सिस फॉर्म के मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। इसके बाद हम हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टीज है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें हम SN1 एंड SN2 रिएक्शन की स्टडी करेंगे। सेकेंड रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल्स। तो ये हमारे एल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज का चार्ट है। तो देख, सबसे पहले हम मेटल की रिएक्शन कराते हैं। तो सोडियम मेटल से रिएक्ट करेगा तो एल्केन बनेगा, जिंक से रिएक्ट करेगा तो ये हमारा एल्काइल जिंक बनेगा, डाई एल्काइल जिंक बन जाएगा। मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा तो ये हमारा RMGX मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, ठीक है। तो ये तो हमारी मेटल के साथ रिएक्शन हो गई। फिर एलिमिनेशन रिएक्शन, तो एल्कोहलिक QH से रिएक्शन कराओगे आप तो एल्कीन बनेगा, ठीक है। अगर ये हमारा डाई हेलो एल्केन है, इसके एल्कोहलिक QH से रिएक्शन कराओगे तो ये हमारा एल्काइन बनेगा। तो ये हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन में आएंगी। और बाकी ये जो रिएक्शन है वो सारी की सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। RX की KCN से रिएक्शन कराओगे तो RCN बनेगा, एल्काइल साइनाइड बनेगा। RX की AgCN से रिएक्शन कराओगे तो एल्काइल आइसोसाइनेट बनेगा। RX की सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्शन कराओगे तो नाइट्रो एल्केन बनेगा। पोटेशियम नाइट्राइट से रिएक्शन कराओगे तो एल्काइल नाइट्राइट बनेगा, ठीक है। एक्वस QH या फिर सिल्वर ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन कराओगे तो अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। RCOAG मतलब सिल्वर एसिटेट से रिएक्शन कराओगे तो एस्टर बन जाएगा। पोटेशियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन कराओगे तो थायो अल्कोहल बनेगा, ठीक है। सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन कराओगे तो ईथर बन जाएगा हमारा। अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो अमाइल बन जाएगा हमारा। तो ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, राइट। तो मेटल के साथ रिएक्शन सोडियम जिंक मैग्नीशियम से रिएक्शन करानी है। न्यूक्लियोफाइल हमारे ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, और ये एल्कीन और एल्काइन का प्रिपरेशन जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू होगा। तो अब हम न्यूक्लियोफाइल देख लेते हैं। तो जो हमारे बेस हैं NOH QH, तो OH नेगेटिव जो है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। RX पे रिएक्ट करेगा मतलब एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन होगी इसकी, तो हमारा अल्कोहल बनेगा। वाटर हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। RX पे रिएक्ट करेगा मतलब एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन होगी तो अल्कोहल बनेगा। NaOR, तो OR नेगेटिव जो है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा तो ईथर बन जाएगा हमारा जब एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन होगी। Na सोडियम आयोडाइड ये रिएजेंट है, I नेगेटिव इसका न्यूक्लियोफाइल होगा, तो I नेगेटिव एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा तो RI, ठीक है, एल्काइल आयोडाइड बनेगा। अमोनिया ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो ये हमारा अमाइन बन जाएगा, राइट। RNH2, तो RNH2 हमारा न्यूक्लियोफाइल है तो ये 2 डिग्री अमाइन बनेगा। RRNH, तो RRNH जो है वो हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो ये हमारा 3 डिग्री अमाइन बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप जो है वो NH कर लेना, ठीक।
ठीक। KCN, तो CN नेगेटिव यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है तो RCN बनेगा। फिर हमारा AgCN है, तो AgCN पूरा हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो नाइट्रोजन की लोन पेयर जो है वो बॉन्ड बनाएगी तो हमारा RNC बनेगा। ठीक है। KNO2, तो यहाँ पे ONO नेगेटिव, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है तो ये हमारा एल्काइल नाइट्राइट बनता है। फिर AgNO2, तो AgNO2 आयोनाइज नहीं होता है, ठीक है, तो ये तो हमारा कोवेलेंट है, तो नाइट्रोजन की लोन पेयर जो है बॉन्ड बनाएगी तो RNO2 बनेगा, तो नाइट्रोएल्केन बन जाएगा हमारा। ठीक। RCOAG, ये सिल्वर एसीटेट होगा, ठीक है, तो RCO नेगेटिव ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये हमारा एस्टर बनेगा इससे। फिर ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से H नेगेटिव बनेगा, ठीक है, तो ये RH, तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। और ये हमारा RMgX जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो R डैश है और M पॉजिटिव है, ठीक है, तो R डैश नेगेटिव जो है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, तो RR मतलब हमारा एल्केन बनेगा। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन जो है वो एल्काइल हैलाइड से होगी, राइट। तो एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करानी है इन रिएजेंट की, इन न्यूक्लियोफाइल की, तो हमारे ये प्रोडक्ट जो है वो बनेंगे। फिर SN1 SN2 रिएक्शन क्या होती है अब हम वो देखेंगे, इसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन की स्टडी करेंगे। हेलो एवरीवन, आज हम SN रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो SN रिएक्शन का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हमारे 2 टाइप की होती है। पहला टाइप है SN1 रिएक्शन, जिसको कि हम यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। सेकेंड टाइप है SN2 रिएक्शन, जिसको कि हम बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो SN रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले हम आपको एक स्टोरी सुनाना चाहते हैं, ताकि आपको SN1 एंड SN2 रिएक्शन जो है वो आसानी से समझ में आ जाए। तो हमारी स्टोरी के ये 2 कैरेक्टर हैं। ये लड़का, इसका नाम अज्जू है, और इस लड़के का नाम फज्जू है। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। फज्जू जो है वो अज्जू से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जब भी स्कूल में टेस्ट होता है तो जहां अज्जू का 10 में से 1 नंबर आता है वह आते हैं। तो अज्जू एंड फज्जू दोनों कैसे हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं। फिर एक दिन हुआ क्या, दोनों को प्यास लगी। अज्जू ने अपनी प्यास पेप्सी पीकर बुझाई, और पेप्सी का स्लोगन तो आपको पता है, ये दिल मांगे मोर। पेप्सी पीते ही अज्जू की किस्मत जो है वो चमक गई। वहीं जो हमारा फज्जू है उसने अपनी प्यास जो है वो साधारण ड्रिंक पीकर बुझाई। तो फज्जू की किस्मत जो है वो लुट गई, पिट गई। तो जहां पेप्सी पीने से अज्जू की किस्मत चमक गई, वहीं फज्जू की किस्मत जो है वो साधारण ड्रिंक पीने से लुट गई, पिट गई। कुछ सालों बाद जब मैंने दोनों को देखा तो हमारे अज्जू जो है वो बहुत अमीर हो चुके थे। लोग उन्हें प्यार से अमीर चंद कह के पुकारते थे, और वहीं फज्जू जो है वो बहुत गरीब हो चुका था। लोग उसे फकीर चंद कह के पुकारने लगे। इस स्टोरी में अमीर चंद का रिलेशन जो है वो SN1 रिएक्शन से है, और फकीर चंद का रिलेशन जो है वो SN2 रिएक्शन से है। तो अब आइए हम दोनों रिएक्शन में डिफरेंस देखते हैं। तो ये हमारे अज्जू जी हैं। अज्जू जी स्कूल टाइम में जब टेस्ट हुआ करता था तो 10 में से हमेशा 1 नंबर लेके आते थे, तो इनको हमेशा 10 में से 1 नंबर ही मिलता था, इससे ज़्यादा कभी नहीं मिला इनको। और जो हमारे फज्जू जी हैं ये थोड़े से होशियार थे, इनको हमेशा 2 नंबर मिले। जब भी स्कूल टेस्ट हुआ तो इनको 2 नंबर से कभी ज़्यादा नहीं मिले। इस कारण स्कूल के बच्चे जो है अज्जू को तो कहते थे स्टूडेंट नंबर 1, क्योंकि इनको एक ही नंबर मिलता था, तो स्टूडेंट नंबर 1। और फज्जू को कहते थे स्टूडेंट नंबर 2, क्योंकि इनको 2 नंबर से कभी ज़्यादा ही नहीं मिले। अगर हम स्कूल टाइम की बात करें तो अज्जू जो है वो फज्जू से कैसा था, वीक था। तो ये वीक था और ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग था। तो अगर हम SN1 रिएक्शन की बात करें तो SN1 रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट है तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। SN2 रिएक्शन जो है वो हमारी सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है, यहाँ 2 है तो ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। जो हमारी SN1 रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर की क्यों होती है, क्योंकि इसका रिएक्शन रेट जो है वो केवल और केवल एल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जो हमारी SN2 रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर की क्यों होती है, क्योंकि इसका रिएक्शन रेट जो है वो
एल्काइल हैलाइड के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो SN2 रिएक्शन का रिएक्शन रेट जो है वो एल्काइल हैलाइड के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो ये हमारा रिएक्शन रेट हो गया, रिएक्शन रेट इक्वल टू के, ये कांस्टेंट हो गया, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिएक्शन रेट इक्वल टू के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जो हमारी SN1 रिएक्शन है उसके लिए वीक न्यूक्लियोफाइल जो है वो फेवरेबल होता है, और SN2 रिएक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो फेवरेबल होता है। तो ये तो स्कूल टाइम की बात हो गई। तो जब अज्जू एंड फज्जू दोनों को प्यास लगी तो अज्जू ने तो अपनी प्यास जो है वो पेप्सी पीकर बुझाई, और फज्जू ने अपनी प्यास जो है वो साधारण ड्रिंक पीकर बुझाई। पेप्सी पीने के बाद अज्जू की किस्मत जो है वो चमक गई, जबकि साधारण ड्रिंक पीने के बाद फज्जू की किस्मत जो है वो लुट गई, पिट गई। दोनों ने ही अपनी एक कंपनी खोली। अज्जू ने अपनी कंपनी में जो पहला स्टेप था उसमें प्रोडक्शन को स्लो किया, और सेकंड स्टेप में प्रोडक्शन बहुत फास्ट कर दिया, जिस कारण इनके प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट जो है वो दूसरे कंट्री में भी होने लगी, और ये देखते ही देखते बहुत अमीर हो गए। लोग इनको अमीर चंद बुलाने लगे। जो हमारे फज्जू जी हैं उन्होंने भी अपनी कंपनी में प्रोडक्शन स्टार्ट किया। पहले स्टेप में प्रोडक्शन स्लो किया, और वो इतना स्लो था कि वो आमदनी अठन्नी और खर्च हो गया रुपया। तो ये देखते ही देखते गरीब होने लगे, और एक दिन ऐसा आया कि ये बहुत गरीब हो गए और लोग इनको फकीर चंद कह के बुलाने लगे। इन्होंने दूसरा स्टेप लिया ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी SN1 रिएक्शन है वो दो स्टेप में होती है। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो स्लो होता है, और सेकेंड स्टेप जो है वो फास्ट होता है, जबकि SN2 रिएक्शन जो है वो केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, जो कि स्लो स्टेप होता है। फिर अगर हम फिफ्थ डिफरेंस की बात करें तो SN1 रिएक्शन जो है वो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में फेवरेबल होती है, जबकि SN2 रिएक्शन जो है वो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में फेवरेबल है। आप इसको इस तरीके से सोच सकते हो कि ये हमारा 3 स्टार होटल है, ये 2 स्टार होटल है, ये 1 स्टार होटल है। तो चूंकि SN1 का जो अज्जू है वो अब अमीर चंद हो चुका है, उसके पास बहुत पैसा है, तो वो 3 स्टार होटल में रुकना पसंद करेगा। ठीक है, अगर 3 स्टार नहीं है तो फिर 2 स्टार, 2 स्टार नहीं है तो फिर 1 स्टार। तो उसकी प्रायोरिटी क्या है? 3 स्टार है। जबकि जो हमारा SN2 रिएक्शन है उसके लिए एल्काइल हैलाइड की प्रायोरिटी क्या है? 1 स्टार है। जो हमारे फकीर चंद है उनके लिए 1 स्टार होटल ही फेवरेबल है, सुटेबल है। ठीक है, 3 स्टार का तो बिल वो चुका भी नहीं पाएंगे। जो हमारा SN1 रिएक्शन है, अब चूंकि अमीर चंद हो गए हैं ये तो इनके लिए पोलर सॉल्वेंट जो है वो फेवरेबल है। नॉन पोलर जो है वो इनको जमेगा नहीं, जचेगा नहीं। जो SN2 रिएक्शन के जो फज्जू हैं वो फकीर चंद हो चुके हैं, इस कारण उनको नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है वो सूट करता है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में SN2 रिएक्शन कैसी होती है? फेवरेबल होती है। अगर हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी का ऑर्डर देखें तो वाटर सॉल्वेंट जो है उसकी पोलैरिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर फॉर्मिक एसिड की होती है, फिर मिथेनॉल की होती है, फिर इथेनॉल की होती है, फिर इथेनोइक एसिड की होती है। तो ये पोलैरिटी का ऑर्डर हो गया। तो ये हमारे SN1 एंड SN2 रिएक्शन में मेन डिफरेंस हो गए। अब हम SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो हमको पता है कि SN1 रिएक्शन जो है वो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में आसानी से होती है। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में SN1 रिएक्शन जो है वो फेवरेबल होती है। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। जो हमारा स्टेप 1 है उसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, जबकि स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है। तो स्टेप 1 में हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेप 2 में एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अब हम एक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं और ये हम ऑप्टिकली एक्टिव ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन हो गया, ये यहाँ पे हेलोजन जोड़ दो और 3 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप जो है इससे अटैच कर दो। तो ये हमारा जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड हो गया। तो ये हमारा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है जो कि कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, तो जो हमारा स्टेप 1 होगा, तो स्टेप 1 जो है उसमें क्या होना है? कार्बोकेटाइन बनना है, मतलब कि ये हेलोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो कार्बोकेटाइन जो है वो हमारा बनेगा। तो ये C है, तो ये R1, ये R2 और ये R3 कर लो। ठीक है,
और ये पॉजिटिव चार्ज लगा लो तो कार्बोकेटाइन बन गया। तो यहाँ पे ये जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया और ये प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। तो जो हमारा स्टेप 1 है वो कैसा होता है, वो हमारा स्लो स्टेप है, और जो स्टेप स्लो होता है वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो जो हमारा SN1 रिएक्शन होता है, SN1 रिएक्शन का रिएक्शन रेट जो है वो केवल और केवल एल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इसलिए ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। फिर हमारा स्टेप 2 होगा। तो स्टेप 2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है। तो ये हमारा स्टेप 2 है, जो कि कैसा होता है, एक फास्ट स्टेप है, और इस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमारा क्या होता है, ऐड होता है। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, ये वीक होता है। वीक न्यूक्लियोफाइल जो है वो SN1 रिएक्शन को फेवर करता है। तो जो हमारे SN1 रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल है वो टॉप एंड बॉटम दोनों जगह से अटैक कर सकता है। अगर उसने टॉप से अटैक किया तो हमारा रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा, और अगर बॉटम से अटैक किया तो हमारा इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। अब मान लीजिए टॉप अटैक होता है, ठीक है, तो रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा। तो रिटेंशन प्रोडक्ट का मतलब है ये कार्बन है, हेलोजन की जगह न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और बाकी ग्रुप ज्यों के त्यों, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये कैसा होगा, ये रिटेंशन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है और अगर हमने कहा कि ये डी फॉर्म है तो ये भी कैसा होगा, ये डी फॉर्म होगा। और ये कब बनेगा, जब न्यूक्लियोफाइल जो है वो टॉप पे अटैक करता है, टॉप से अटैक करता है। अगर न्यूक्लियोफाइल जो है वो बॉटम से अटैक करता है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल है अटैक कर रहा है, तो हमारा इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। इन्वर्जन प्रोडक्ट का मतलब है, तो इन्वर्जन का मतलब होता है कि ये हमारा कार्बन है, हेलोजन इस जगह पे है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो कैसा हो जाएगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल बॉटम पे लगेगा और ये जो एल्काइल ग्रुप हैं वो कैसे हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो ये हमारा इन्वर्जन बन गया। तो अगर ये हमारा डी फॉर्म है तो ये कैसा होगा, ये एल फॉर्म होगा। तो यहाँ पे डी और एल दोनों फॉर्म बनते हैं। तो ओवरऑल प्रोडक्ट जो है वो कैसा होगा, हमारा रैसमिक होगा। तो ओवरऑल प्रोडक्ट जो है वो हमारा रैसमिक प्रोडक्ट होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डी एंड एल दोनों फॉर्म 50-50% में बन रहे होते हैं। तो ये हमारी SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म हो गया। फिर हम SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। तो SN2 रिएक्शन जो है वो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में फेवरेबल होती है। तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हम बना लेते हैं, ठीक है। ये हेलोजन लगा दिया, यहाँ पे R, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन लगा लो, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो बन गया। न्यूक्लियोफाइल जो है इसमें क्या होता है, वो बैक साइड से अटैक करता है, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने के बावजूद भी ये कैसा होता है, बैक साइड से अटैक करता है। तो ये हमारा स्टेप 1 होगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा स्टेप 1, ठीक है, जो कि कैसा होगा, स्लो होगा। इसमें स्टेप 2 होता नहीं है। तो चूंकि स्टेप 2 नहीं होता है, स्टेप 1 ही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो यहां पे रिएक्शन रेट जो है वो एल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। इस कारण ये हमारी सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती है। अब चूंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या हो रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो हमारे यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट जो है वो बनती है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब समझ लो, देखो जरा, ये हमारा एल्काइल ग्रुप, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो न्यूक्लियोफाइल जो है उसका बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेकअप जो है वो साइमल्टेनियसली एक साथ ही स्टार्ट होता है। तो हेलोजन का बॉन्ड टूटेगा, न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड जो है वो बनेगा। तो ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है, जो कि कैसी होती है, अनस्टेबल होती है। तो फिर क्या होगा, स्टेबल फॉर्म क्या होगा, ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड जो है वो बन जाएगा, ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये ऐसा बन जाएगा हमारा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बन है और ये R, ये हाइड्रोजन और ये H। तो ये हमारा कैसा होगा, ये
इनवर्जन होगा, तो ये हमारा इनवर्जन प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। तो अगर ये हमारा एल्काइल हैलाइड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता, मतलब यहां पे हम ड्यूटेरियम ले लेते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता, ये हमारा इनवर्जन प्रोडक्ट बनता। मतलब अगर ये हमारा डी फॉर्म होता तो ये हमारा कैसा होता, ये एल फॉर्म होता, राइट। और इस इन्वर्जन को हम वाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। तो ये हमारी SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म हो गया। हेलो एवरीवन, आज हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करने वाले हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करने से पहले हम आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहते हैं। पहचान कौन? ये है मिस कियारा। हमको ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ये बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन ये बताने की बिल्कुल ज़रूरत है कि इनके 4 बॉयफ्रेंड हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इनके 4 बॉयफ्रेंड हैं। आप मिलना चाहोगे इनके बॉयफ्रेंड से? तो आइए हम आपको मिलवाते हैं इनके बॉयफ्रेंड से। ये हैं टिंकू, मिस कियारा के पहले बॉयफ्रेंड। ये हैं पप्पू, मिस कियारा के दूसरे बॉयफ्रेंड। ये हैं बबलू, मिस कियारा के तीसरे बॉयफ्रेंड। और ये हैं मुन्ना, मिस कियारा के चौथे नंबर के बॉयफ्रेंड। मिस कियारा इन चारों को जानती हैं, लेकिन ये चारों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते। ये चारों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान हैं। और ये हैं मिस्टर प्रकाश। जब से इन्होंने कियारा को देखा है, तभी से इनका दिन का चैन और रातों की नींद गायब है। लेकिन कियारा जो है, इनको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं मार रही। कभी प्रकाश को दाएं तो कभी बाएं घुमा रही है। तो कियारा की फ्रेंड्स प्रकाश की हालत को देख देख कर खूब हंसती हैं और कहती हैं कि जिस भी लड़की के पहले से 4 बॉयफ्रेंड हों, उसके अंदर इतना तो टैलेंट आ ही जाता है कि वो प्रकाश को दाएं बाएं तो घुमा ही सकती है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कियारा का मतलब कार्बन एटम से होता है और कियारा के 4 बॉयफ्रेंड्स का मतलब कार्बन से जुड़े 4 डिफरेंट ग्रुप से है। तो हमको यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया कि अगर कोई कार्बन कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, इसका मतलब है कि उसमें कायरल कार्बन होना चाहिए। तो कायरल कार्बन का मतलब है कि ऐसा कार्बन जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों। तो मान लीजिए हमने ये कार्बन लिया और इससे हमने जोड़ दिया COH ग्रुप, दूसरा हमने जोड़ दिया हाइड्रोजन, तीसरा हमने जोड़ दिया मिथाइल और चौथा हमने जोड़ दिया OH ग्रुप। तो चूंकि यहाँ पे ये जो कार्बन है, इस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जो है वो जुड़े हुए हैं, इस कारण ये जो हमारा कार्बन होगा, इस कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन। इसी को हम बोलते हैं स्टीरियोजेनिक, इसी को हम बोलते हैं स्टीरियो सेंटर, इसी को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। तो ऐसा कार्बन जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप अरेंज होते हैं, तो इसको हम कायरल कार्बन बोलते हैं। और ऐसा कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है, या तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा या फिर राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो देखो जरा, ये जो हमारा कार्बन है और हमने लिखा यहाँ पे ये COOH ग्रुप है, ठीक है। फिर हमने लिखा कि ये हमारा हाइड्रोजन है, हमने लिखा कि ये हमारा OH है और हमने लिखा कि ये हमारा CH3 ग्रुप है। अब इसका हम मिरर इमेज जो है वो बना देते हैं। तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी? ये कार्बन होगा, इससे COOH ग्रुप ऐसा जुड़ जाएगा, ठीक है। ये CH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये OH ऐसा लग जाएगा और ये हाइड्रोजन ऐसा जुड़ेगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया मिरर इमेज। और इन दोनों को बोलते हैं, ये दोनों जो मिरर इमेज हैं,
इनको हम बोलते हैं इनएंसियोमर। अगर हम ग्रुप प्रायोरिटी पे जाएं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कार्बन का होता है 6, इस कार्बन का भी 6 होगा, हाइड्रोजन का होगा 1। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो मिलेगी OH ग्रुप को, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है। अब हमें सेकंड प्रायोरिटी किसको देनी है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 दोनों जगह है, तो फिर हम सेकंड एटम देखेंगे। तो सेकंड एटम यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो फिर सेकंड प्रायोरिटी COH ग्रुप को मिलेगी, थर्ड प्रायोरिटी इसको मिलेगी और फोर्थ प्रायोरिटी इसको है। तो हमको 1 2 3 जाना है, फोर्थ प्रायोरिटी छोड़ दो, ठीक है, 1 2 3 जाना है। तो 1 2 3 तो हमारा ऐसा हम रोटेट कर रहे हैं, तो मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट करेगी। तो ये जो हमारी मिरर इमेज है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, ये तय है। क्यों? क्योंकि देखो ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये सेकंड प्रायोरिटी है और ये थर्ड प्रायोरिटी। तो हमको 1 2 3 जाना है, तो 1 2 एंड 3 ऐसे रोटेट करेगी लाइट को। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा उसका, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा इसका, ठीक है। तो ये हमारा हो गया D फॉर्म और ये हो गया हमारा L फॉर्म। तो यहाँ पे ये W जो है वो क्रॉस कर दीजिए। अब हमें इनएंसियोमर्स की डेफिनेशन बतानी है। तो इनएंसियोमर्स आर द पेयर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव कायरल कार्बन विच आर मिरर इमेज ऑफ वन अनदर एंड विच हैव नॉट सुपरइम्पोजेबल आर कॉल्ड इनएंसियोमर्स। अगर एक कंपाउंड जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उसकी मिरर इमेज प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, तो ऐसा पेयर जो है हमारा इनएंसियोमर्स का कहलाएगा। तो वो पेयर हमारा इनएंसियोमर्स होगा। तो इनएंसियोमर्स कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, वो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं और उनकी मिरर इमेज जो है वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होती है। तो ऐसे कंपाउंड को हम इनएंसियोमर्स बोलते हैं। अब हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये हमारा कार्बन है, इससे हम 4 डिफरेंट ग्रुप जो है वो अटैच कर देते हैं। तो ये हमारा कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। हम एक और कंपाउंड ले लेते हैं। हमने कहा कि ये हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे C2H5 ग्रुप है। तो ये भी हमारा कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये कार्बन है और हमने कहा कि यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे COH ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रुप कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। अगर हमने कहा ये कार्बन है और यहाँ पे ये CH3 कर देते हैं, यहाँ पे हमने कहा कि ये NH2 कर देते हैं, यहाँ पे हम ब्रोमीन कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं ब्रोमीन, तो ये भी कैसा होगा, हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, राइट। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए कार्बन कैसा होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए, मतलब ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप जो है वो अटैच्ड हों। अब मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज़्यादा कायरल कार्बन हो, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा। तो देखो ज़रा, जो हमारा टार्टेरिक एसिड है, अगर हम इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो ये होगा CH, यहाँ पे COH ग्रुप जोड़ दो और इधर पे OH ग्रुप जोड़ दो, फिर ये CH, इधर पे COH ग्रुप जोड़ दो और इधर पे OH ग्रुप जोड़ दो, ठीक है। तो इसका देखो एक स्ट्रक्चर ऐसा बन सकता है, ये C है और ये C है, दोनों कार्बन को हम अटैच कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जोड़ देते हैं COOH ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे H, यहाँ पे OH और यहाँ पे COOH ग्रुप जोड़ देते हैं। तो देखो जरा, ये कार्बन हमारा कैसा है, कायरल है। क्यों? क्योंकि इसकी 4 ग्रुप जो है वो कैसे हैं, डिफरेंट है। तो एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है, तीसरा ग्रुप ये है, चौथा ग्रुप ये है, ठीक है। इस कारण ये कैसा है, कायरल कार्बन है। ये कार्बन भी कैसा है, कायरल कार्बन है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ग्रुप
तो ये है, दूसरा ग्रुप ये है, तीसरा ग्रुप ये है, चौथा ये भारी भरकम ग्रुप है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तभी हो सकता है जब उसमें किसी भी प्रकार की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ना पाई जाए। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जो है वो कैसी होनी चाहिए? एब्सेंट होनी चाहिए। अब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में हमारी पहली सिमेट्री होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरी होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री, और तीसरी होती है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अगर कोई कंपाउंड इन सिमेट्री से फ्री है, उस कंपाउंड में इनमें से कोई भी सिमेट्री नहीं मिलती, तो वो कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, अगर उसमें कायरल कार्बन है एक से ज्यादा तो देखो जरा, जो हमारा टार्टरिक एसिड है वो कब ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो ये उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। तो अगर हमने कहा कि ये हमारा टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये COH ग्रुप है, ये COH ग्रुप है, यहाँ पे हमने OH लगा दिया, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे OH। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, इस कारण ये हमारा कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। हम कैसे पहचानेंगे? तो देखो, ये हमारा कायरल कार्बन है, यहाँ भी कायरल कार्बन है, तो इस कार्बन पे एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है। तो ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, तो ये पहली प्रायोरिटी इसको जाएगी क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। सेकेंड प्रायोरिटी जो है इसको जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड एटम ऑक्सीजन है, यहाँ पे सेकेंड एटम ऑक्सीजन है, फिर थर्ड एटम यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे थर्ड एटम कार्बन है, तो सेकेंड प्रायोरिटी इसको जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी इसको जाएगी, फोर्थ प्रायोरिटी इसकी जाएगी। तो हमें 1 2 3 घुमाना है, तो 1 2 3 का रोटेशन तो ये ऐसा होगा। तो ये कैसा हो गया आपका? ये तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हाफ पार्ट में रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और सेकेंड हाफ पार्ट में देखते हैं तो देखो जरा, ये हमारा पहली प्रायोरिटी, ये हमारी सेकेंड प्रायोरिटी, ये हमारी थर्ड प्रायोरिटी और ये हमारी फोर्थ प्रायोरिटी। तो हमें 1 2 3 घुमाना है, फोर्थ को तो हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो 1 2 एंड 3 ऐसे जाएंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा कैसा होगा? ये एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों हाफ पार्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में है। अब चूंकि लोएस्ट प्रायोरिटी का हाइड्रोजन जो है वो हॉरिजॉन्टल वे में है, इस कारण एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से जो हमारा फॉर्म बनेगा, तो ये हमारा प्लस फॉर्म होगा टार्टरिक एसिड का। ठीक है, अब इसका हम अगर मिरर इमेज बनाते हैं तो देखो जरा, यहाँ पे COH है, यहाँ पे COOH है, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। ठीक है, तो फिर रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। अब चूंकि लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप जो है वो हॉरिजॉन्टल वे में है, राइट, तो ये होगा हमारा माइनस फॉर्म ऑफ टार्टरिक एसिड। अब अगर टार्टरिक एसिड का ज्योमेट्री हम ऐसी बनाते हैं, ये कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे COH ग्रुप लगा दो, यहाँ पे COH ग्रुप लगा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे OH OH। तो अब देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो चूंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, मतलब ये वाला फॉर्म जो है टार्टरिक एसिड का, ये कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है।
ठीक है। और ऑप्टिकली इनएक्टिव के इस फॉर्म को हम बोलते हैं मेसोफॉर्म। तो मेसो कंपाउंड हम किसको बोलते हैं? तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन तो होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से डिजाइन होता है कि उसमें किसी न किसी प्रकार की सिमेट्री जरूर मिलती है, या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, या सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, या फिर अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। तो अगर ये सिमेट्री मिल रही है तो फिर कंपाउंड में कायरल कार्बन भले ही हो लेकिन वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो ऐसे कंपाउंड को हम मेसो कंपाउंड बोलते हैं। तो ये हमारा मेसो टार्टरिक एसिड हो जाएगा। तो मेसो टार्टरिक एसिड हो जाएगा इसको, ठीक है ना, जो कि कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रैसमिक मिक्सचर को कि हमारा रैसमिक मिक्सचर क्या कहलाता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो हम एग्जांपल जो है वो लैक्टिक एसिड का लेंगे। तो लैक्टिक एसिड का एक स्ट्रक्चर हम ये बना लेते हैं। तो यहाँ पे COH ग्रुप जोड़ दो, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं, यहाँ पे OH और यहाँ पे हाइड्रोजन, और इसका एक मिरर इमेज स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये ऐसा बनेगा C, ये COOH, ये CH3 हो जाएगा, और ये यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा, राइट। तो ये वाला कंपाउंड जो है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा कि लेबोरेटरी होगा, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो देखो जरा, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है हमारा OH, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ज़्यादा है। फिर ये सेकेंड प्रायोरिटी का ग्रुप होगा, और ये हमारा थर्ड प्रायोरिटी का ग्रुप होगा। तो 1 2 3 हमको जाना है, तो हम ऐसे जाएंगे। तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। और अगर हमारी लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप जो हाइड्रोजन है, लोएस्ट प्रायोरिटी का जो 4th नंबर का ग्रुप है, अगर हमारा ये हॉरिजॉन्टल वे में रखा जाता है तो फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब डी फॉर्म होता है। तो ये हमारा डी लैक्टिक एसिड होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये हमारा सेकेंड प्रायोरिटी का ग्रुप है, और ये हमारा थर्ड है, और ये हमारा फोर्थ है। तो फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप अगर वर्ड हॉरिजॉन्टल वे में है तो फिर जो हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो वो एल फॉर्म कहलाएगा। तो एल फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड के दो ये जो फॉर्म है, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म, अगर इनका हम 50-50% ले लें, 50% डी फॉर्म ले लें और 50% एल फॉर्म ले लें, और दोनों को मिक्स कर दें, तो ये जो हमारा मिक्सचर होगा ये हमारा रैसमिक मिक्सचर होगा। और अब हमारा ये जो मिक्सचर है वो कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा। तो अब अगर रैसमिक मिक्सचर से हम डी और एल फॉर्म को सेपरेट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस सेपरेशन को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन, याद रखना, ठीक है ना। तो ये हमारा रैसमिक मिक्सचर हो गया। इसके बाद हम एलिमिनेशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो जब एडजेसेंट कार्बन पे दो एटम या दो ग्रुप जो है वो एलिमिनेट होते हैं और अनसैचुरेटेड कंपाउंड जैसे कि एल्कीन एल्काइन का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे 2 टाइप की होती है, E1 रिएक्शन एंड E2 रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड बाय बेस। दूसरा एग्जाम्पल है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बाय एसिड। तो चूंकि हम एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं तो यहां पे हम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड बाय बेस ये देखेंगे। तो ये हमारा एक एल्काइल हैलाइड है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, उसका नेक्स्ट कार्बन बीटा होगा और आगे वाला कार्बन जो है वो गामा कार्बन होगा। तो अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जो है एलिमिनेट होता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो हमारा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट जो है बनता है, तो हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्योंकि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन जो है वो एलिमिनेट हो रहा है, इस कारण ऐसी रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं।
ये हमारी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ये बेस जो है वो बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। तो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं और उसका नेक्स्ट कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है। तो उससे जुड़ा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन कहलाएगा। तो बेस जो है वो यहाँ पे अटैक करता है बीटा हाइड्रोजन पे, तो ये बॉन्ड जो है वो टूटेगा। तो यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पे गिरेंगे यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड जो है वो हेलोजन कार्बन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये साइमल्टेनियस होता है, एक साथ होता है। ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होगा, ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो हमारा एल्कीन बनेगा, हमारा हेलोजन अलग हो जाएगा और बेस हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बन जाएगा। अब हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड ये है, तो ये हमारा अल्फा कार्बन होगा, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन। तो एडजेसेंट कार्बन तो बीटा कार्बन कहलाते हैं। तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन 2 जगह आपको मिल रहे हैं। तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो फिर डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, तो हमारा पेंट 1 इन बनेगा। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, तो हमारा पेंट 2 इन बनेगा। तो पेंट 2 इन ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, ये 81% बनता है। पेंट 1 इन ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है, ये केवल 19% बना। जो माइनर प्रोडक्ट होता है उसको हम हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं, जो मेजर प्रोडक्ट होता है उसको हम सेटजेप प्रोडक्ट बोलते हैं। तो सेटजेप ने ये बताया था कि कौन सा बीटा हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होगा, कौन सा हाइड्रोजन जो है वो निकलेगा। तो सेटजेप ने कहा था कि मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो देखो जरा, ये जो हमारा एल्कीन है, ठीक है, मतलब जिन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा है तो ये 2 कार्बन वो हैं। तो यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप है, एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे केवल एक प्रोपाइल ग्रुप है। तो जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप एल्कीन से जुड़े होंगे वो एल्कीन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो पेंट 2 इन हमारा ज़्यादा स्टेबल है, तो स्टेबल प्रोडक्ट हमारा सेटजेप प्रोडक्ट कहलाता है। और जो अनस्टेबल प्रोडक्ट है, जो माइनर प्रोडक्ट है, वो हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है, इस कारण ये माइनर प्रोडक्ट है, और ये मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है, इस कारण ये मेजर प्रोडक्ट है। यहाँ पे एल्कीन से 2 एल्काइल ग्रुप कनेक्ट है, जबकि यहाँ पे एल्कीन में केवल 1 एल्काइल ग्रुप कनेक्ट है। ठीक, फिर इसके बाद हम एलिमिनेशन एंड सब्सटीट्यूशन में डिफरेंस देखेंगे। तो ये जो हमारी रिएक्टिंग स्पीसीज है, ये हमारा एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अगर रिएक्टिंग स्पीसीज जो है वो बल्की है तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बल्की है, ये फिर इस कार्बन पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो फिर ये एक बेस की तरह बिहेव करेगा, जो कि बीटा हाइड्रोजन को लेके जो है वो इसको एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। तो एल्काइल हैलाइड हमारा एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। अगर रिएक्टिंग स्पीसीज जो है वो सिंपल है तो फिर वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी, और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी तो ये इस कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ये हमारा हेलोजन जो है वो निकलेगा। तो ये एक हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो होगी। फिर इसके बाद हम हेलो एरिन को डिस्कस करेंगे। तो हेलो एरिन में सबसे पहले हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को देखेंगे। तो पहला है बेंजीन की रिंग पे ब्रोमीन कनेक्ट है, तो ब्रोमोबेंजीन कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम भी ब्रोमोबेंजीन कहलाएगा। फिर बेंजीन की रिंग पे 1 और 3 पोजीशन पे ब्रोमीन कनेक्ट है, तो मेटा डाइब्रोमोबेंजीन ये कॉमन नेम हो जाएगा। 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन ये आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। फिर 3 ब्रोमीन कनेक्ट हैं, तो चूंकि ये सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक ट्राइब्रोमोबेंजीन या फिर 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप और एक क्लोरीन कनेक्ट है, तो ये ऑर्थोक्लोरोटोलुइन ये हमारा कॉमन नेम है। और 1-क्लोरो-2 मिथाइल बेंजीन, यहाँ पे नंबरिंग करोगे ये 1 ये 2, तो 1-क्लोरो-2 मिथाइल बेंजीन, तो ये हमारा आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा एक स्ट्रक्चर ये है, तो नंबरिंग करोगे तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो 1,4 डाइक्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर ये साइड चेन है, ठीक है, अगर एलिफेटिक चेन जो है वो लंबी होती है तो फिर ये हमारी मेन चेन हो जाती है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट में चला जाएगा। तो सेकंड कार्बन पे ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है, तो सेकंड तो ये लिखा, ठीक है, ये सेकंड का ये सेकंड। फिर ये 2 ब्रोमोफिनाइल, तो 2 ब्रोमोफिनाइल, ठीक है, और ब्यूटेन हो गया।
फिर इसको हम ऐसा भी कर सकते थे, इसको नंबर 1 देते इस कार्बन को, यहाँ पे 2, तो ये हमारा हो जाता सेकेंडरी ब्यूटाइल और ये हमारा ब्रोमो हो जाता है, तो 1 ब्रोमो 2 सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन, ऐसा भी लिख सकते थे। फिर इधर देखो, यहाँ पे 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 और ये 4 नंबर, ठीक है। तो 1 ब्रोमो, ठीक है, आपका ये मिथाइल हो गया और ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाएगा। तो 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, तो ये हमारे नोमेनक्लेचर हो गए। इसके बाद प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एरिन आएगा। तो हेलो एरिन की प्रिपरेशन मेथड में फर्स्ट है क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन की क्लोरीनेशन से हम क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमें कैटलिस्ट चाहिए, हेलोजन कैरियर चाहिए। आयरन ले सकते हो या आयरन क्लोराइड ले सकते हो या AlCl3 ले सकते हो, एल्यूमिनियम क्लोराइड ले सकते हो। तो बेंजीन क्लोरीनेशन, कोई भी एक हेलोजन कैरियर ले लो, डार्क में रिएक्शन करानी है तो क्लोरोबेंजीन बनेगा और HCl बनेगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो एक क्लोरीन से HCl बना लेगा, दूसरा क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाएगा। अब रिएक्शन होती कैसे है, ये क्लोरीन है AlCl3, ये हमारा लुईस एसिड है, ठीक है। तो ये रिएक्ट करेगा तो AlCl4 नेगेटिव और Cl पॉजिटिव बनेगा। Cl पॉजिटिव जो है इस बेंजीन से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी है। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे गिरेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव इस Cl पॉजिटिव से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे ये जुड़ जाएगा ऐसा। अब ये हाइड्रोजन जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पे गिरा देगा तो डबल बॉन्ड फिर से बन जाएगा। तो देखो हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन गिरा रहा है तो डबल बॉन्ड फिर से बन रहा है, तो क्लोरोबेंजीन बन गया। और H पॉजिटिव जो है वो, ये H पॉजिटिव यहाँ पे, अब ये H पॉजिटिव इस AlCl4 नेगेटिव से रिएक्ट करेगा तो HCl बनेगा और AlCl3 बन जाएगा। तो बस AlCl3 जो हमने यूज़ किया था वो हमको दोबारा से मिल गया है। तो क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बन गया। फिर सेकेंड प्रोसेस है लेबोरेटरी मेथड, ठीक है। तो ये हमारी सेंडमेयर रिएक्शन कहलाती है। तो सेंडमेयर रिएक्शन में होता क्या है कि हम हेलो एरिन का प्रिपरेशन करते हैं। तो क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन जो है यहाँ से हम बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड चाहिए। इसकी रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड से कराते हैं तो क्या होगा, ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ये Cl इस बेंजीन से कट जाएगा, नाइट्रोजन ये निकल जाएगा, CuCl ये। अब क्यूप्रस ब्रोमाइड से रिएक्शन कराते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की, तो क्या होगा, नाइट्रोजन अलग, Cu ये Cl से CuCl बन जाएगा और ये Br जो है वो इस बेंजीन रिंग पर अटैच हो जाएगा, तो ब्रोमोबेंजीन बन गया। फिर थर्ड है हमारी गेटरमन रिएक्शन। तो ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेंडमेयर रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, कॉपर HCl में हीट करना है इसको, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, नाइट्रोजन बन जाएगा और CuCl बनेगा, राइट। तो यहाँ पे जो भी हेलोजन होगा वो कॉपर से अटैच होगा, ठीक है। और एसिड का जो हेलोजन होगा वो इस रिंग पे आ जाएगा। इसी प्रकार बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड Cu HBr से रिएक्शन करेगा तो ये Br जो है वो इस रिंग पे आएगा, नाइट्रोजन निकलेगा और ये Cl जो है वो इस कॉपर से अटैच होकर CuCl बना लेगा। तो ये हमारी गेटरमन रिएक्शन हो गई। फोर्थ है रेसिंग प्रोसेस। तो बेंजीन वेपर को HCl ऑक्सीजन में क्या करना है, हीट करना है, ठीक है, क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस में 230 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। फिर इसके बाद हम हेलो एरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टीज है क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एक्वस NaOH या एक्वस QH से कराते हैं तो हमारा फिनॉल बनता है और NaCl बनेगा, ठीक है। तो ये OH यहाँ पे और ये NaCl बन जाएगा। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड में हीट करते हैं तो एनिलीन बनता है, CuCl बन जाएगा और बन जाएगा हमारा H2। फिर क्लोरोबेंजीन की रिडक्शन कराते हैं निकल एल्यूमिनियम NaOH में, तो यहाँ पे बेंजीन बन जाएगा, HCl बन जाएगा। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है, ईथर सॉल्वेंट है हमारा, तो ये फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाएगा। और हमारी फिटिंग रिएक्शन है। तो क्लोरोबेंजीन के 2 मोल लेना है, 2 सोडियम से रिएक्ट करेगा तो डाइफिनाइल बनेगा और NaCl बनेगा। ये हमारी वर्ज रिएक्शन जैसी है। इसके बाद हमारी वर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन में जो है वो हमारा हेलो एरिन होता है। वर्ज रिएक्शन में जो हमारा एलिफेटिक हैलाइड होता है।
तो वर्ज फिटिंग रिएक्शन में वर्ज रिएक्शन मतलब एलिफेटिक हैलाइड ले लो और फिटिंग रिएक्शन मतलब एरोमेटिक हैलाइड ले लो, सोडियम से रिएक्ट करा दो तो ये हमारा टोल्यूइन बन गया और NaCl बन गया। ठीक है, तो ये हमारी वर्ज फिटिंग रिएक्शन हो गई। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, अब जो हमारा हेलोजन होते हैं वो हमारे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। क्यों? क्योंकि हेलोजन में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होती हैं और जिस भी स्पीसीज में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, इसका हेलोजिनेशन कराएंगे मतलब क्लोरिनेशन कराते हैं FeCl3 में। तो ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जो है वो क्लोरीन अटैच होगा, तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा। तो पैरा प्रोडक्ट जो है वो मेजर होता है क्योंकि ये स्टेबल होता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो हमारे कैसे होते हैं, माइनर बनते हैं। फिर नाइट्रेशन कराते हैं, तो नाइट्रेशन के लिए हमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 चाहिए। ठीक है, तो नाइट्रेशन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होगा, राइट। तो ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और पैरानाइट्रो क्लोरोबेंजीन बनेगा हमारा। तो पैरा वाला प्रोडक्ट जो है मेजर होता है, ऑर्थो वाला माइनर होता है। सल्फोनेशन के लिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 चाहिए। ठीक है, तो ये ऑर्थो प्रोडक्ट एंड पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। फिर इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों हो जाते हैं यहाँ पे। तो क्लोरोबेंजीन मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 से कराते हैं, तो यहाँ से हमारा हाइड्रोजन निकलेगा और CH3 ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो HCl जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन वाले प्रोडक्ट बनते हैं, राइट। तो पैरा वाला मेजर बनेगा, ऑर्थो वाला माइनर बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन हो गया, ये पैराक्लोरोटोल्यूइन हो गया। फिर क्लोरोबेंजीन इथेनॉइल क्लोराइड से रिएक्शन होती है एनहाइड्रेट AlCl3 में, तो ये एसाइलेशन होगा। यहाँ से हाइड्रोजन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से निकलेगा और क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो HCl बना लेगा। ठीक है, और COCH3 जो है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा, तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा तो ये माइनर बनेगा, पैरा पोजीशन पे जुड़ा तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। फिर इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ DDT। ठीक है, तो DDT का फुल फॉर्म होता है पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये हमारा क्लोरल हो गया, CCl3CHO, ये क्लोरल हो गया। और क्लोरोबेंजीन को हमको 2 मोल चाहिए। ठीक है, इसको आप हीट करोगे तो पैरा पोजीशन से ये हाइड्रोजन जो है वो निकलेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वाटर बन जाएगा, और CCl3CH जो है इन दोनों से जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा। तो ये DDT का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बस ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वन सेकेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।